चीन में उस समय तांग राजवंश का शासन हुआ करता था और तांग राजवंश का एक नियम था कि वह अपने नागरिकों को बाहर नहीं जाने देता था अपनी बाउंड्री से, चाइना की बाउंड्री से। कारण उस समय यह था कि उसे लगता था कि हमारे नागरिक बाहर जाएंगे तो यहाँ की जानकारियाँ बाहर चली जाएंगी। शत्रु उस समय आक्रमण बहुत होते थे, तो इसलिए भी जैसे इमरजेंसी लगा देते हैं किसी भी देश में, जैसे भारत में तो लोग बाहर नहीं जा सकते बिना परमिशन के। तो एक ह्वेनसांग एक वहाँ का विद्यार्थी था, बौद्ध भिक्षु था। ह्वेनसांग तांग राजवंश से अनुमति चाहता है कि वह ज्ञान प्राप्ति के लिए भारत आना चाहता है, उसे चीन से बाहर जाने की परमिशन दी जाए, लेकिन तांग राजवंश के सम्राट ने उसे परमिशन नहीं दी। और इससे वह मन में सोचा कि अब किस प्रकार से भारत चलना चाहिए, क्योंकि उसको ज्ञान की बहुत इच्छा थी। वह बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा ही प्रेरित था। चीन में भी बौद्ध धर्म था उस समय, लेकिन वहाँ पे उतने गहन साहित्य, पूर्ण साहित्य मौजूद नहीं थे जिससे वह ज्ञान प्राप्त कर सकता। और इस विचार में उधेड़बुन में वह सोचा कि वह किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त करे, और संपूर्ण ज्ञान तो भारत में ही मिलने वाला है, क्योंकि भारत ही बौद्ध धर्म का स्रोत है। तो इस बात को जानकर वह उधेड़बुन में चला गया। उसने एक योजना बनाई कि वह चीन से गुपचुप तरीके से भाग जाएगा। ऐसा ही वह करता है। वह पहले निरीक्षण करता है कि कहाँ पर गेट है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, और राजवंश के राज सैनिकों से किस प्रकार बचा जाए। सारी प्लानिंग करके वह एक रात चुपके निकल जाता है और रातों रात वो चीन की सीमा को पार कर जाता है। अब चीन की सीमा पार कर लेने के बाद वह यात्रा में था। यात्रा के दौरान उसे बहुत ज़्यादा ही परेशानी हुआ। यात्रा अनेक तरह के पामीर के पर्वत, अफ़गानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और भी कजाकिस्तान आदि के रास्तों से होते हुए वो यात्रा करने लगा, आगे बढ़ा। तो पहाड़ी क्षेत्र, हिमालय की जो ठंड थी उसमें वो फंस गया और बहुत ही स्ट्रगल करते हुए, बहुत ही परेशानी को झेलते हुए वो हिमालय पर्वत को ठंड में पार कर पाया, जहाँ की बहुत सारे यात्री मर गए। और ये आश्चर्य की बात थी कि भगवान ने उसे बचा लिया। यहाँ उसका लक साथ देता है। पहले तो वो तांग राजवंश के सैनिकों से बचते बचाते वो बाहर निकला राजमहल से। कुछ लोग सैनिकों ने उसका पीछा भी किया था। फिर बाद में ऐसा होता है कि वो हिमालय पर्वत क्रॉस कर रहा होता है। हिमालय पर्वत क्रॉस करने से पहले वो अनेक पठार पर्वतों को पार करता है। फिर एक गोबी मरुस्थल आता है, मरुस्थल है गोबी मरुस्थल, तो उसको वो पार करता है। रेगिस्तान में, धूप में, चिलचिलाती धूप में, भूखे प्यासे वो बहुत दिन तक यात्राएं करता है। उसकी यात्रा देखकर सभी लोग ठिठक जाते हैं। बहुत यात्री मर जाते हैं रास्ते में, और वो अकेला ही पैदल ही, बहुत लोग तो ऊंट पर जा रहे होते हैं, वो पैदल ही उस रेगिस्तान को पार करता है। अब हिमालय की बर्फबारी भी उसने झेली। रास्ते में उसको डाकू मिल जाते हैं, बहुत सारे डाकू उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसके शांत और सौम्य स्वभाव को देखकर, उसके विचार को जानकर, उसके ज्ञान और उपदेश को सुनकर सभी उसके समर्थक बन जाते हैं और बहुत लोग उसका सम्मान करते हैं। इसी प्रकार अनेक यात्राएं करते करते वो भारत पहुंचता है और भारत में वह अनेक जगहों पर जाता है और भारत में लगभग वो 16 वर्षों तक रहा। और वह भारत में नालंदा विश्वविद्यालय जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय में वह शीलभद्र आचार्य उस समय हुआ करते थे, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य शीलभद्र, उसके पास बैठकर उसने बहुत सारे बौद्ध धर्म का अध्ययन किया, संस्कृत का अध्ययन किया, बहुत ही अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। वहाँ पर उसे सम्राट हर्षवर्धन से मिलने का मौका मिला। हर्षवर्धन ने उसकी योग्यता को देखते हुए वो बहुत प्रसन्न हुए। उसके सम्मान में वो पालकी, सोने की पालकी से उसको बुलाया गया, राजमहल में उसका सम्मान किया गया।
उसकी यात्राओं की कहानी और संघर्ष की कहानी और उसकी बौद्ध धर्म की ज्ञान के प्रति जो इच्छा थी, पिपासा थी, उसको देखते हुए सम्राट हर्षवर्धन ने उसका स्वागत किया, क्योंकि वो ज्ञानी व्यक्ति था, बौद्ध धर्म का खोजी व्यक्ति था। तो उसने अनेक जब वो वापस लौटने लगा तो उसे बहुत सारी संपदाएं दी गईं और वो बहुत सारी पुस्तकों को भारत से ले गया, भारत के बहुमूल्य ज्ञान को ले गया, यहाँ के अनेक वस्तुओं को ले गया, तरह की उसने जादुई चीज़ें यहाँ से ले, वो हड्डियाँ ले यहाँ से एकत्रित करता है और बहुत सारे ग्रंथ एकत्रित करता है। बौद्ध भगवान बुद्ध से जुड़े हुए अवशेष और हड्डियों को वो कुछ हड्डियों को वो लेके वहाँ जाता है चाइना। तो इस प्रकार वो बहुत ही सम्मानित होता है और वह भारत के बारे में सियुकी नाम का ग्रंथ लिखता है, और जो कि भारत में बहुत ही भारत के बारे में जानने के लिए बहुत ही प्रामाणिक ग्रंथ है। अब वह वहाँ पर अपने देश पहुँचता है और उसके देश में भी उसका बहुत ही ज़्यादा स्वागत होता है। जहाँ पहले नाराज़गी थी, अब वहाँ उसका बहुत ही सम्मान स्वागत किया जाता है। आज भी उनके द्वारा जो उनके ऊपर अब उपन्यास लिखा गया, उनकी यात्राओं के ऊपर, इस पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं, जैसे कि जर्नी टू द वेस्ट, ज्ञान की प्राप्ति के लिए पश्चिम दिशा में यात्रा, ये इस पर एक कहानी बनी है, उपन्यास बना है, उस उपन्यास पर फिल्म बना है, और फिल्म में जिसमें मंकी किंग है। तो उस तरह से हम फिल्म देख सकते हैं उसको अधिक जानने के लिए। तो इसी ह्वेनसांग के ऊपर वो जर्नी टू द वेस्ट मूवी बनी है और उस पर अनेक उपन्यास लिखे गए। तो उनकी ये यात्रा अद्भुत थी, ज्ञानप्रद थी और साहस और शिक्षा देने वाली थी। धन्यवाद।